वक्त किस तेज़ी से गुज़रा रोज़मर्रा में मुनीर, आज कल होता गया और दिन हवा होते गए। ये किताब मेला किस तेज़ी से गुज़रा हमें इसका एहसास भी नहीं हुआ। आज हमें इसकी शुरुआत इस तरह करनी पड़ रही है कि किताब मेले के आखिरी दिन आखिरी मुज़ाकरे में आप सबका इस्तक़बाल है। इसका मौजू है हिंदी सहाफ़त पर उर्दू के असरात। ये इतना अहम मौजू है कि इस पे मुझे हिंदी की एक पंक्ति याद आ रही है कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी हमारी ही उर्दू, ये कोयल व बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इसका रस कौन जाने। ये रामेश्वर बहादुर सिंह की पंक्ति है जो बहुत मशहूर है और हिंदी और उर्दू के रिश्ते जो हैं आपस में, उसकी बहुत वाज़ेह तौर पे ये बयान कर रही है ये नज़्म। इस मुज़ाकरे में सबसे पहले पैनलिस्ट हमारे हैं जनाब प्रताप सोम मुंशी साहब। आप मशहूर सहाफ़ी, कॉलम नवीस और शायर हैं। इनका ताल्लुक़ मशरक़ी यूपी के ज़िला प्रतापगढ़ से है। इन्होंने हिंदी ज़बान में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। हिंदी रोज़नामा हिंदुस्तान में मैनेजिंग एडिटर के अलावा सहाफ़त में 35 बरसों तक हिंदुस्तान, रोज़नामा भास्कर और अमर उजाला में बाहैसियत एडिटर खिदमत अंजाम दी हैं। जनसत्ता में रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया। कई यूनिवर्सिटियों के लिए सहाफ़त के निसाब को भी डिज़ाइन किया है। ज़रई ज़िंदगी और ज़रई माशियात पर मुसलसल लिखते रहे हैं। आपकी इतवार गज़लों का एक मजमुआ है जिसके कई एडिशन शाये हो चुके हैं। लुई कबीर की ज़िंदगी पर मुबनी ड्रामा इनकी एक अहम किताब है। आपका इस्तक़बाल है। गुजारिश है सर आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर रहमतुल्लाह साहब। सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस के तौर पर अपनी मुस्तहकम शनाख्त रखते हैं। इन्होंने अंग्रेज़ी मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां हासिल की हैं। 2003 में इन्हें पीएचडी की डिग्री भी तफवीज़ हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा न्यूज़, सहारा टीवी, ANI, ETV में सीनियर ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया के AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में बाहिसियत प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी कई किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। सर का कौंसिल से भी बहुत पुराना रिश्ता है। इनके मज़ामीन कौंसिल के रिसालों में भी छपते रहे हैं। सर आपका इस्तक़बाल है। गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे आखिरी पैनलिस्ट हैं मिर्ज़ा अब्दुल बाक़ी साहब। मुमताज़ स्कॉलर, न्यूज़ रीडर, कॉलम नवीस और मुतरजिम के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो से बतौर न्यूज़ रीडर के किया था। 2 दहाई कबल BBC वर्ल्ड उर्दू सर्विस में शमूलियत इख्तियार की और फिर BBC हिंदी सर्विस में शिफ्ट हो गए। वो गुज़िश्ता 12 बरसों से BBC की उर्दू सर्विस में ब्रॉडकास्ट और मल्टीमीडिया सहाफ़ी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 13वीं सदी के फ़ारसी शायर रूमी पर 2 बहुत अहम किताबें तहरीर की हैं। 1 दर्जन से ज़ायद किताबों का तर्जुमा किया है जिनमें अमेरिकन लिटरेचर, US हिस्ट्री, US इकनॉमी और US गवर्नमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट काबिल ज़िक्र हैं। आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों पर यकसा अबूर रखते हैं। अरबी भी इनकी अपनी ज़बान है जिसे वो बखूबी लिखना पढ़ना जानते हैं। सर आपका इस्तक़बाल है। गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जी, हमारे डायरेक्टर साहब के बहुत क्लोज़ दोस्त भी हैं। JNU से इनका पुराना रिश्ता है। हम इस मुज़ाकरे की निज़ामत फरमाएंगे जनाब जावेद साहब। जनाब जावेद साहब नौजवान स्कॉलर हैं। एक नाक़िद और मुतरजिम के तौर पर अपनी शनाख्त रखते हैं। ताल्लुक़ इनका हापुड़ ज़िला से है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA, MPhil और PhD की डिग्रियां हासिल की हैं।
उर्दू हिंदी में गौदान के नाम से इनकी एक किताब शाये हो चुकी है। इसके अलावा कौमी उर्दू कौंसिल से इनकी एक किताब आईने हिंद अनकही कहानी शाये हुई है। ये किताब मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर राम बहादुर राय ने हिंदी में तहरीर की थी, जिसका जावेद आलम साहब ने उर्दू में तर्जुमा किया है। फ़िलवक्त कौंसिल में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और ये भी गुजारिश है कि इस आखिरी मुज़ाकरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। और जैसा कि हमारे इकराम साहब ने अर्ज़ किया कि उन्होंने कहा कि ये सेशन आखिरी है और ये क्योंकि इस किताब मेले का भी आखिरी दिन है, तो इसलिए आप सबका बतौर ख़ास इस्तकबाल है। अभी हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनके बारे में इजमालन इकराम साहब ने आप सब लोगों को बताया और उनकी जो खिदमात हैं सहाफ़त के मैदान में, उनसे भी आपको रोशनास कराने की उन्होंने कामयाब कोशिश की। अब हम ये चाहते हैं कि रस्मी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने मौजू पे आएँ ताकि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकें। और इसने अहम मौजू पर, ये इसलिए भी अहम है कि सहाफ़त यानी हिंदी सहाफ़त पर उर्दू के असरात, सहाफ़त अपने आप में बहुत अहम मौजू इसलिए भी है कि सहाफ़त को हमारी जमहूरियत का चौथा सुतून कहा गया है और ज़ाहिर है कि सहाफ़त ने हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने में और उसे आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया ही है। इस लिहाज से भी ये मौजू अहम है कि हिंदी सहाफ़त में उर्दू के असरात, देखिए हिंदी सहाफ़त पर उर्दू के असरात एक तारीख़ी हकीकत हैं और ये भी हकीकत है कि उर्दू हिंदी को अक्सर दो सगी बहनें कहा जाता है। तो मेरा अपना ख़्याल तो यह है कि उर्दू और हिंदी को एक साथ लिए बगैर और उर्दू और हिंदी को मुतवाज़ी तौर पर उसके बारे में गुफ्तगू किए बगैर हम किसी बहुत मोतबर नतीजे तक शायद हमारा पहुंचना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज के इस सेशन में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं, हम उनसे पहले उनके इल्मी और सहाफ़ती जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनका एक सफ़र है, उसके बारे में गुफ्तगू करें और फिर उसके बाद उसी गुफ्तगू से हमारी गुफ्तगू का अगला सिलसिला शुरू हो। पहला सिलसिला जो उनका तारुफ़ी तो हो गया है, लेकिन उनकी जो इल्मी और सहाफ़ती ज़िंदगी है उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनके बाद जो बहसें होंगी हमारे आज के सेशन में, उनकी तफ़हीम तक और उनको बहुत अच्छे ढंग से हम उन पर बात करने के लिए हमें बुनियाद फराहम हो सके। तो मैं सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिर्ज़ा अब्दुल बाक़ी बेग साहब जो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें ये बताएं कि उनकी जो इल्मी और सहाफ़ती ज़िंदगी है वो कैसे शुरू हुई और ये भी बताएं कि उन्होंने सहाफ़त का जो मैदान है, सहाफ़त का जो शोबा है, उस शोबे को ही अपना मकसद हयात क्यों बनाया। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर इजमाली रोशनी डालें। ख़वातीन हज़रात, आदाब। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। अपनी तारीफ़ गालिब कर सकते हैं, लेकिन अपनी तारीफ़ ख़ुद से करना ज़रा मुश्किल काम है। हमारे फ़ाज़िल दोस्त इससे पहले उन्होंने मुकम्मल तारुफ़ करवाया है, लेकिन हमारा जो ताल्लुक़ है वो बिहार से है। वही मैंने अंग्रेज़ी में ऑनर्स किया और ऑनर्स करने वालों का और अंग्रेज़ी बोलने वालों का एक अलग स्वैग होता है। लेकिन उससे निकल कर जब JNU में आना हुआ तो यहाँ उर्दू के बड़े लोगों से पाला पड़ा और इतनी नफीस उर्दू बोलने वालों से मेरा साबका पड़ा कि मुझे ये लगा कि मैं कम मायगी का शिकार हो गया, क्योंकि मैंने बोलते हुए देखा लोगों को जो सलीस ज़बान वो बोल रहे थे और जिस अंदाज़ में वो बातें कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए एक तहरीक थी। और मैंने ये सोचा कि टिकने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और वो 6 महीने की मेहनत मेरी रंग लाई, क्योंकि मैंने उससे पहले उर्दू पढ़ी नहीं थी, घरेलू सतह पढ़ी। JNU जहाँ आम तौर पे आपको ये मौका फ़राहम किया जाता है कि आप
दूसरी ज़बानों से या दूसरे डिसिप्लिन से या शोबे ज़िंदगी से में अपनी खिदमत या अपनी जब उर्दू में आना हुआ तो वहाँ फिर मुझे मौका मिला और एक सेमेस्टर के बाद वो अपने आप में फ़ेनोमिनल थे, क्योंकि उस बाद जितनी अदबी और सकाफ़ती और प्रोग्राम्स थे, क्योंकि उसके बाद जितने भी अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम्स थे उनकी निज़ामत ही हमारे ज़िम्मे कर दी गई। और ये मेरे लिए एक बड़ा एज़ाज़ था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ मोहम्मद हसन हो, जहाँ सदीक़ुर रहमान क़िदवई हो, जहाँ असलम परवेज़ हो, जहाँ नसीर अहमद ख़ान हो, वहाँ एक नौजवान को जो अपने एमए के पहले साल में हो उसको इस तरह की तमाम ज़िम्मेदारियाँ दी जाएं कि वो बड़ी निज़ामत कर सके। लंदन से अगर कोई आ रहा है तो उसका भी तारुफ़ करा सके, साक़ी फ़ारूक़ी हों या फिर पाकिस्तान से आने वाले शुरका हों या कनाडा से आने वाले हों या अमेरिका से आने वाले हों। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जो मुझे मिला। लेकिन सहाफ़त की दुनिया में कदम रखना मेरी चॉइस नहीं थी। बस ये होता है ना कि आप के लिए रास्ते खुलते जाते हैं और आप आगे जाते जाते हैं। लिखने का शौक़ हमेशा से था, तो शेर कहना भी बाद में शुरू किया, लेकिन अशाआतें मिलती गईं और चीज़ें नशर होती गईं। फिर ऑल इंडिया रेडियो का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में पास करने के बाद मैं उसमें शामिल हो गया, न्यूज़ रीडर की हैसियत से शामिल हुआ, कुछ प्रोग्राम्स किए, युवा वाणी के लिए प्रोग्राम किए, एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न के लिए कुछ चीज़ें लिखी। तो इसकी पजीराई हुई और यहाँ तक कि BBC का एक के लिए एक पोस्ट आई जिसमें अप्लाई किया, तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी पूरी तरबियत वो पढ़ने पढ़ाने के लिए हुई थी और रिसर्च के लिए हुई थी, तो मेरा रिसर्च से कभी भी रिश्ता टूटा नहीं। चुनांचे मैंने कई किताबें NBT के लिए, जब शम्स इकबाल भाई NBT में थे तो उन्होंने कई खिदमत हमसे ली और ज़बरदस्ती ली, और इतने शॉर्ट नोटिस पे ली कि कोई दूसरा उस नोटिस पे वो काम कर नहीं सकता था। जो सारी दुनिया से मायूस होकर वो मेरे पास आते थे। और उस ज़माने में एक बड़े हिस्टोरियन बिपिन चंद्र थे, उन्होंने इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाल दी कि ये 2 महीने के अंदर चाहिए, और 2 महीने के अंदर करने वाला कोई दूसरा था नहीं। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने एक पहली किताब जो की थी वो बेसिकली वो किताब कानपुर राइट्स पे थी और कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। वो 800-900 पेज की रिपोर्ट थी, लेकिन बिपिन चंद्र ने कहा कि इसकी तलख़ीस कीजिए और इसके कुछ हिस्सों को हटा करके इसे दीजिए। 2 महीने में मैंने वो काम अंजाम दिया, जो पहली किताब 2006 में शाये हुई, फ़िरक़ा वाराना मसला के नाम से। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, वही शॉर्ट नोटिस पे इंदिरा गांधी मेरे सामने आ गई तर्जुमे के लिए, रफ़ी अहमद क़िदवई उसी शॉर्ट नोटिस पे आ गए, और एक किताब आई छोटी सी थी लेकिन वो भी शॉर्ट नोटिस पे आई थी, तक़सीम हिंद, अनीता इंदर सिंह की। तो इन चीज़ों ने मुझे जहाँ मुझे चैलेंज किया, वहीं ये भी था कि मुझे तारीख़ से एक ख़ास अहद की तारीख़ से मेरा लगाव हो गया। और उसके बाद BBC में मैंने अंग्रेज़ी में शमूलियत इख्तियार की थी, तो वर्ल्ड सर्विस में मैंने काम करना शुरू किया, वहाँ रिसर्चर्स की हैसियत से। फिर उसके बाद मैं उसी सर्विस के अंदर मैं मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे शुरू हो गया काम करना। फिर वहाँ जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने लिखना उर्दू के लिए और हिंदी के लिए, दोनों के लिए शुरू किया, ऑनलाइन के लिए। और ब्रॉडकास्ट के लिए मैं फ़ीचर्स बनाया करता था, छोटे छोटे फ़ीचर्स, जैसे कबूतरबाजी दिल्ली में, पतंगबाजी दिल्ली में, या कल्चरल प्रोग्राम जो होते सॉफ्ट स्टोरीज़ पे मैंने काम किया। लेकिन सबसे बड़ा असाइनमेंट मुझे अंग्रेज़ी सिखाने का मिला, जो BBC हिंदी के लिए मैंने पूरे 5 साल अंग्रेज़ी सिखाने का काम किया ऑनलाइन पे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने की हैं। इससे पहले मैंने दूरदर्शन के लिए 2-4 सीरियल्स भी लिखे, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी और JNU SU इलेक्शंस पे
चीज़ें भी मैंने कि प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, फाइनल की, बनाई। और एक फ़िल्म आई थी चंद्रशेखर की मौत के वक्त, 1 मिनट का मौन। तो 1 मिनट के मौन में जितनी भी चंद्रशेखर की स्पीचेज़ हैं या उसके जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सारी की सारी हमारे लिए हुई हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वो क्रेडिट मुझे जाता है कि मैंने उस चीज़ों को देखा था। JNU में जो इलेक्शन होते हैं बेसिकली रात में होता है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, सदारती मुबाहिसा, तो वो ज़बरदस्त होता है। लेकिन चूँकि लाइट्स की कमी थी और हमारे पास सहूलतें कम थी, तो मुझे उसको दिखाने के लिए मैंने वो चीज़ें जनरल सेक्रेटरी को ही कवर कर लिया था कि दिन में वो डिबेट हुई थी तो दिन में हमने वो कर लिया, जिसकी वजह से ये चंद्रशेखर को कवर करना पड़ा। ये मुख्तसर सी बात थी। फिर 2012 में मैं उर्दू में फाइनली शिफ्ट हो गया, वहाँ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पे। जी। तो रेडियो के लिए भी काम किया, जी। ऑनलाइन के लिए भी काम किया, टीवी के लिए भी काम किया, और कुछ अवार्ड विनिंग सीरीज़ भी पेश की, जी। शायरों पे काम किया। जी 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 आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब। आपने बहुत ही मुख्तसरन अपना जो एक आपका जो एक सवानही सफ़र रहा है, सहाफ़ती सफ़र, उससे हमें वाकिफ़ कराया और बहुत दिलचस्प अंदाज में आपने वाकिफ़ कराया। और हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि तर्जुमे के मैदान में भी आपने जिस तरह से सहाफ़त के शोबे में काम किया है, तो जाहिर है कि गुफ्तगू आगे होगी। अब मैं जनाब प्रताप सोमवंशी जी की तरफ आता हूँ, क्योंकि एक बहुत तवील सहाफ़ती तजर्बा आपका है और आप इस वक्त जो हिंदी रोज़नामा है उसमें तो मैनेजिंग एडिटर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे ही रहे हैं। इसके अलावा भी आपने जनसत्ता और दीगर अखबारात में एक तवील अरसे तक अपनी गिराकत खिदमत अंजाम दी हैं, तो हम उस पर भी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पत्रकारिता का, जो सहाफ़त का जो आपका सफ़र शुरू होता है, वो कब और कहाँ से शुरू होता है, और उस मैदान को चुनने के लिए आपका जो प्रेरणा स्रोत बनता है, जो भी घटना हो या जो बात हो, उससे हमें और हमारे नाज़रीन को आप उससे गुफ्तगू करें। आप सबका को नमस्कार। और आज पुस्तक मेले के आखिरी दिन एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे इस बातचीत के लिए मौका देने के लिए शम्स इकबाल साहब का शुक्रिया। और इस जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसका टॉपिक चुनने में अपनी भूमिका अदा करने के लिए मेरे बड़े भाई अब्दुल रहमान साहब को शुक्रिया। और जो मेरा व्यक्तिगत परिचय तो दिया जा चुका है, जो पत्रकारिता का परिचय है उसको मैं यूँ कहता हूँ कि कुछ 5-6 सड़कें हैं जिन सड़कों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं पत्रकार बनूँ। जब मैं अपने घर से अपने स्कूल के लिए जाता था तो उसका नाम था CY चिंतामणि मार्ग। एक दूसरी सड़क जिससे मैं अपने चाचा के यहाँ जाता था उसका नाम था मदन मोहन मालवीय मार्ग। मेरे घर के पीछे की सड़क थी, वो थी मोतीलाल नेहरू मार्ग। तो इस तरह से एक चौक में वहाँ जहाँ मैं काम करता था माया प्रेस में, वहाँ सामने विष्णुकांत मालवीय रहते थे। उस वक्त जब मैंने कैरियर शुरू किया, काम शुरू किया, तब पुरुषोत्तम दास टंडन, 2 पुरुषोत्तम दास टंडन, एक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे और एक PD टंडन पुरुषोत्तम दास फ्रीडम फाइटर थे और पुराने संपादक थे, पैट्रियट लीडर वगैरह के एडिटर रहे वो। तो उनको मैंने देखा है। तो ये मैंने उनके बारे में जब जिस सड़क से मैं जाता था तो मैं पता करता था कि एक CY चिंतामणि क्या थे। तो CY चिंतामणि जब मैंने पूछा, जो जानकार लोग थे, तो उन्होंने बताया कि ये वो शख्स थे जिनसे प्रधानमंत्री मिलने का समय लेते थे नेहरू जी, उनसे पूछ के आते थे कि क्या मैं आपके यहाँ आ सकता हूँ। ये वो थे जो कांग्रेस जिस अखबार में काम करते थे, मोतीलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, मोतीलाल नेहरू के ख़िलाफ़ उन्होंने खबर छाप दी थी। तो मुझे अखबारों की ताकत का, पत्रकारिता के महत्व का एक अंदाज़ा उन सड़कों ने दिया। जिन शख्सियत के नाम पे वो सड़कें थी उनकी आइडेंटिटी ने दिया और उसने इंस्पायर किया। हमें लगा कि जब प्रधानमंत्री को
मिलने के लिए वक्त लेना पड़े और देश की जो हुकूमत की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उसके ख़िलाफ़ भी कोई अपनी बात कह सकता है। तो एक जो फ्रीडम है हमारे पास यहाँ है, और मुझे लगा और उसी के क्रम में मैंने पत्रकारिता को चुना। जी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब प्रताप सोमवंशी साहब कि आपने बहुत मुख्तसरन अपने इस पूरे सफ़र को समेटा है। ये एक इतने तवील सफ़र को इतने मुख्तसर अंदाज में समेटना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कला और बहुत बड़ा फ़न होता है। तो उसके पूरे पस मंज़र को आपने हमारे सामने रखा। जाहिर है कि आपकी जो सहाफ़ती मिजाज है और जो सहाफ़ती ख़िदमत है, उन दोनों को समझने में आपका ये ब्रीफ़ जो ये इंट्रोडक्शन है ये हमें मदद ज़रूर देगा। अब मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से तशरीफ़ लाए प्रोफेसर रहमतुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि आपका भी इस मैदान में एक बहुत तवील सफ़र है और IIMC में भी, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़म में भी बहैसियत विजिटिंग प्रोफेसर ख़िदमत अंजाम दी हैं और अभी आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपनी ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। तो सर, हम आपसे आपका इल्मी और सहाफ़ती सफ़र कैसे शुरू हुआ और वो किन किन मरहलों से गुज़रता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में हम आपसे इजमाली गुफ्तगू करना चाहेंगे। आप हमें और हमारे नाज़रीन को प्लीज़ ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलम साहब। मेरा नाम रहमतुल्लाह है और मेरा गरीब खाना बिहार के दरभंगा ज़िला में है। हम और अब्दुल बाक़ी साहब लगभग एक ही ज़िला के आसपास हैं और बहुत सारे इक्वेशन एक साथ हैं। जैसे प्रताप वंशी साहब अमर उजाला में थे, इत्तेफाक से मुझे भी 2005 में मैं अमर उजाला में था कुछ दिनों तक, लेकिन लगता है कि हम लोगों का ड्यूरेशन अलग अलग रहा होगा। जर्नलिस्ट और सहाफ़ी बनने का बड़ा ही एक्सीडेंटल रहा मेरे साथ कि मैं न ही उर्दू का तालिब इल्म रहा न ही हिंदी का रहा, लेकिन इत्तेफाक से उर्दू हिंदी से गहरा ताल्लुक़ हो गया। चूँकि फैमिली में एक माहौल था, उर्दू माहौल था, अदबी माहौल था और दरभंगा जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ अदबी माहौल है। घर के सब लोग जो है, दादा हमारे पर्शियन के बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, तो उस तरह का एक माहौल था। घर के लोग, फैमिली के लोग, जब मेरी तालीम आगे बढ़ी तो फैमिली के लोग जस्ट कंप्लीटिंग आफ्टर इंटरमीडिएट, फैमिली के लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मेडिकल की तैयारी कई साल मैंने की और इत्तेफाक से कभी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। इसी बीच इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम वगैरह जब हुआ और रिज़ल्ट देर से रिज़ल्ट देर से आया, तो लेटर टू द एडिटर में जब मैंने लिखा और मेरे नाम से वो छप गया तो बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि देश के जो गिने चुने पावरफुल लोग हैं उनमें से मैं भी एक हो गया हूँ। ऐसा लगा था उस ज़माने में, उस यंग एज में जो एक होता है। और मुझे लगता है कि वही मेरे जर्नलिस्ट बनने की बुनियाद पड़ी। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। कई साल जब मेडिकल की तैयारी करने के बाद चूँकि जहन इस तरफ आ गया था और हिंदी उर्दू अखबार में मैं मुसलसल लिखता रहा। बाई लाइन छपने के बाद जो एक खुशी होती है, जैसा कि मैंने बताया, ऐसा लगता है कि देश के जो गिने चुने और पावरफुल लोग हैं उसमें से मैं एक हो गया हूँ। और जैसा कि प्रताप वंशी जी ने बताया कि चौथा सुतून जो होता है, फोर्थ पिलर है मीडिया, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसका एक हिस्सा बनूँ। और इस तरह से करते करते मैंने हिंदी पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की। पटना का एक लीडिंग अखबार था, इवनिंगर था, संध्या प्रहरी, बहुत ही पॉपुलर था वो अखबार। उससे मैंने अपने करियर की शुरुआत की। 89 वगैरह में मैंने की थी। फिर उसके बाद मैं कौमी तंजीम में आ गया, वहाँ मैं रिपोर्टर था, फिर चीफ़ रिपोर्टर बना, फीचर एडिटर बना। वहाँ ही मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी मैं जुड़ गया था। फिर उसके बाद ईटीवी से मैं ईटीवी में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट बना। हैदराबाद में फिर ट्रांसफ़र मेरा हुआ, मैं हैदराबाद गया, वहाँ बुलेटिन एडिटर था। फिर उसके बाद मैं पटना आया, वहाँ मैं ANI जो टीवी न्यूज़ एजेंसी है, मैं उसका ब्यूरो चीफ़ बना। उसके बाद मुझे दिल्ली आने का मौका मिला, वहाँ मैं अमर उजाला में लगभग 1 साल तक मैंने उसमें काम किया। फिर सहारा टीवी उस ज़माने में बहुत ही मज़बूत और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता था। मैं उसमें सीनियर प्रोड्यूसर बना और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझे काम करने का। उसके बाद चैनल 1 न्यूज़ था, मैं वहाँ चैनल हेड बना। और लास्ट में जो
जर्नलिज्म की, मेरे सहाफ़त का आखिरी पड़ाव था वो दूरदर्शन न्यूज़ था, जहाँ मैं 2013 से लेकर मैं लगभग 8-9 साल तक मैंने वहाँ काम किया और वहाँ मैं एडिटर था, कंसल्टिंग एडिटर, और उर्दू न्यूज़ को मैं हेड कर रहा था। तो और इस बीच मैं, जैसा कि बताया डॉक्टर आलम साहब ने, कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में मैं विजिटिंग फैकल्टी हो गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैं पढ़ाता था। और पिछले कुछ दिनों से मैं जामिया मिलिया के अनवर जमाल कदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में मैं बहैसियत प्रोफेसर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये सब एक जो है मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल था। इससे पहले कि दूसरा राउंड शुरू हो, मैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके आने के बाद से मैं ये इत्तेफाक है कि मैं NCPUL से बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जिस ज़माने में ख्वाजा इकराम साहब हुआ करते थे, इर्तिज़ा करीम साहब थे, शेख अकील साहब थे, मैं हर लोगों के ज़माने में मैं NCPUL आया जाया करता था। मेरे गांव की लाइब्रेरी है, उससे भी कई तरह की किताबें हमें मिलती थी। मेरी कई मज़ामीन हमारे आपके मैगज़ीन में, जर्नल में छपे हैं। लेकिन आपके आने के बाद से जो आपने इस NCPUL को वाइब्रेंट बनाया है और आपके जो सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने मुतहर्रिक हो गए हैं और NCPUL को बढ़ाने में जिस तरह के आप रोल निभा रहे हैं, मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस तरह से हमारे इस सेशन का और हमारी इस गुफ्तगू का ये पहला मरहला और पहला राउंड मुकम्मल होता है। ज़ाहिर सी बात है, ये इसलिए अहम है कि अब हमें जो हमारी आइंदा गुफ्तगू होगी अपने मौजू के ताल्लुक़ से, उस मौजू पर एक बहुत बामानी गुफ्तगू के लिए ये एक बुनियाद ज़रूर फराहम करेगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं मिर्ज़ा अब्दुल बाकी बेग साहब की तरफ रुख करता हूँ और इस मौजू और इस उन्वान की मुनासबत से सर मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ और हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदी सहाफ़त पर उर्दू के जो असरात हैं और हिंदी सहाफ़त ने उर्दू के असरात जिन जिन शक्लों में इख्तियार किए हैं, उनमें से आप इस पहलू को मौजू बनाइए और इस पहलू पर रोशनी डालिए कि जब हिंदी सहाफ़त पर उर्दू के असर पड़ा तो किस तरह का तर्ज़ तहरीर या जो स्टाइल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वो वजूद में आया। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि तर्ज़ तहरीर को ख़ास नज़र में रखें और गुफ्तगू फरमाएँ सर। ये बहुत ही अहम सवाल है और शम्स इकबाल भाई को याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक 4 रोज़ा सेमिनार हुआ था इंटरनेशनल, उर्दू हिंदी कितने पास कितने दूर। उसमें नामवर सिंह के अलावा दुनिया भर से हिंदी के मशहूर लोग आए थे और उर्दू के भी मशहूर लोग थे। इत्तेफाक से उस प्रोग्राम की निज़ामत मैं कर रहा था, तो जब गोपी चंद नारंग बोलने आए और उन्होंने अपने ख़ास और मखसूस अंदाज़ में बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आइए मैं बराह रास्त आपको मौजू के क़ालिब में लिए चलता हूँ। तो हिंदी वालों ने थोड़ा सर पकड़ लिया कि भाई ये दूरी हो गई। तो ये दूरी का एहसास था। लेकिन आप ये देखें कि उसमें नामवर सिंह के अलावा केदारनाथ सिंह जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में दूरियां हैं नहीं, दूरियां बनाई जा रही हैं और जिसके हम लोग गवाह हैं। फिर उन्होंने जो बात कही वो बड़ी ख़ास थी। उन्होंने ये बात कही कि दोनों ज़बानों के मसादिर को देख लीजिए, उठना बैठना चलना फिरना आना जाना खाना पीना सब एक है, सिवाय इस्म के जो इस्मों में ही हम तफरीक कर पाते हैं। तो जब शम्स इकबाल भाई ने हमें 2 दिन पहले इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, तो मैंने सोचा कि ज़रा एक नज़र मैं डाल लूँ उर्दू अखबारों पे कि क्या हो रहा है और कैसे लिखे जा रहे हैं। तो जो अल्फाज मेरे सामने आए वो कुछ इस तरह थे, जिसमें
आप समझ सकते हैं कि सिर्फ मसादिर ही में ज़्यादा फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बस हम जो हैं अस्मा में फ़र्क कर पाते हैं। तो उसमें देख लीजिए कि मौजूदगी, जब हमने देखना शुरू किया तो लफ्ज़ आया मौजूदगी, ज़ाहिर, शुरू, दरकिनार, मतलब, गौर तलब। और इलेक्शंस के नताइज, बीएमसी का इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, तो उसके नताइज आ रहे थे, रुझान आ रहा था, रुझानों आ रहा था, नतीजा आ रहा था। शराब, दौरा, क्योंकि मैं हेडलाइन पढ़ता जा रहा था और ये देखता जा रहा था कि कितने अल्फाज उर्दू के हैं। तो ये है शराब है, दौरा है, दर्ज है, गैर है, दफ्तर है, गैर कानूनी है, खुशी है, खुशी जताई, नब्ज़, कोशिश, यानी कि नब्ज़ पे उंगली है, इस तरह से। शहर की खबर यानी अफवाह, बेहद ख़ास, दस्तक, खारिज, रद्द, दाखिल, पेशी, अदालत, इंसाफ, दलील, दावा, शिकायत, मर्ज़ी, होश, मैंने जोश जोड़ दिया क्योंकि वो उसका भी इस्तेमाल बहुत होता है, मुताबिक, इस्तेमाल, इलाज, बाज़ार, मरीज़, गिले शिकवे, अर्ज़ी, खिलाफ, खातिर, हाजिर, गायब, ख़बरें, जहाज़, गुंडागर्दी, मामले, ख्वाहिश, लिबास, ज़ेवरात, इश्क, मोहब्बत, एहसान, एहसास, तकलीफ़, साजिश, सरगना, मौसम, फ़ितरत, दिलचस्प, खाली, दरकिरार। लेकिन इसमें जो चीज़ें आप देखेंगे ये अल्फाज हैं और इसका बेतहाशा इस्तेमाल है। तो हमने अपने एक कोलीग से जो हिंदी के ख़ासे माहिर जाने जाते हैं उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि इनमें हिंदी अल्फाज ढूंढिए, यानी हिंदी पत्रकारिता में आप हिंदी अल्फाज ढूंढिए। तो वहाँ पे मुझे जो नज़र आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ के दौरे पर मध्य पूर्व जा रहे हैं। तो मध्य पूर्व के अलावा उसमें कोई लफ्ज़ जो है वो हिंदी का नहीं था, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रपति तो कहा कि आप इसे सदर कर दीजिए और उसे मशरिक़ वुस्ता कर दीजिए, ये उर्दू है। तो बस इतनी ही फ़र्क है हिंदी और उर्दू में। लेकिन जो चीज़ सबसे ख़ास केदारनाथ सिंह ने बताई थी वो ये थी कि ज़बान में ज़ोर पैदा करने के लिए हिंदी वाले जानबूझ करके दानिस्ता तौर पर उर्दू के अल्फाज लाते हैं। उन्होंने इसकी मिसाल ये दी थी कि इनकलाब और क्रांति दोनों लफ्ज़ हैं, दोनों के माने लगभग बराबर हैं और दोनों में जोश भी उतना ही है। लेकिन आप जब नारा लगाएंगे इनकलाब ज़िंदाबाद तो क्रांति ज़िंदाबाद उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्रांति जय क्रांति भी मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्रांति अमर रहे भी मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो ये ख़ास बात थी कि जब हम अल्फाज बनाते हैं, जब हम इस्तिलाहें तश्कील करते हैं, जब हम चीज़ों को सामने ले कर के आते हैं तो ऐसी ख़ास और लय के साथ चीज़ें पैदा होती हैं जो तर्ज़ तहरीर को खूबसूरत बनाती हैं, उनमें मिठास पैदा करती हैं, उनमें ज़ोर पैदा करती हैं। चुनांचे जब हम देखेंगे कि लिखने की सतह पर तो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं, एक देवनागरी स्क्रिप्ट में है तो एक अरबी फ़ारसी स्क्रिप्ट में है। दोनों की स्क्रिप्ट एक दाएं से लिखी जाती है, एक बाएं से लिखी जाती है, लेकिन जब बोलने की बात आती है, सौती और बसरी चीज़ें सामने होती हैं, तो सौत के लिहाज से जो तलातुम, जो चीज़ें उभरती हैं वो उर्दू में ख़ास लुत्फ़ देती हैं। और यही बात है कि उर्दू को आप मीठी ज़बान कहते हैं, लेकिन वहीं पे जब सुरों की बात होती है, धुनों की बात होती है, तो फिर आप में कुछ अल्फाज हिंदी के जब आप उसमें शामिल करते हैं तो उसकी मिठास दोबाला हो जाती है। और हिंदी में ख़ास तौर से मैं जब इस पर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि बगैर रिसर्च किए मैं बोलने के लिए आता नहीं हूँ, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मैंने देखा कि 21 सितंबर को यानी पिछले साल 2025 में एक पीटीआई ने एक न्यूज़ शाये की थी जिसमें पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी इदारा है, उसने ये तरदीद की थी कि उसने कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं जारी किया है जिसमें चैनलों से ये कहा गया हो कि आप उर्दू के इस्तेमाल को कम कीजिए, क्योंकि
तो इससे ये लगता है कि उससे पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स में और कुछ अखबारों में ये बात आई थी कि हिंदी चैनल्स में और हिंदी अखबारों में उर्दू की बहतात आ रही है और उर्दू ज़्यादा होती जा रही है, यहाँ तक कि लोग उसको महसूस करने लगे हैं और उस पर लोगों का रद्द अमल आने लगा है। तो उसने ये कहा कि PIB ने सिर्फ ये 1-2 लोगों की जो शिकायत थी वो शिकायत मुतल्लिका न्यूज़ चैनल तक पहुंचाई है, उसने कोई ऐसा डायरेक्टिव ज़ाहिर नहीं किया है। तो ये अपने आप में ये बड़ी बात है कि उर्दू के इस्तेमाल जहाँ एक तरफ दानिस्ता कोशिश है और ये कहा जाता है कि ये यहाँ की ज़बान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अवामी सतह पर देखें तो लोग इसे मोहब्बत की ज़बान मानते हैं, इसे प्यार की ज़बान मानते हैं और आप इसकी मिठास को कबूल करते हैं। और आज आप देखें दूसरे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स में पे आपको देखेंगे कि हर तरह के लोग हैं जिनको उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सौती तौर पे इतने ज़्यादा मुतासिर हैं कि वो वहाँ पहुँचते हैं और उसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उर्दू शायरी एक अपने आप में एक अलग जेनर है। आप देखेंगे दुनिया भर में जो चीज़ें हैं, पहले नस्र फ़रोग़ पाती है, हिंदी में भी नस्र है, अंग्रेज़ी में भी नस्र है, लेकिन उर्दू में पहले शायरी फ़रोग़ पाती है। और शायरी में जो चीज़ें 2 लाइनों में और 2 सत्रों में या 2 मिसरों में कही जा रही हैं, उसके लिए पूरा का पूरा दफ्तर चाहिए। तो आज के दौर में जब सोशल मीडिया पे आप देखें तो कैरेक्टर्स इतने होने चाहिए, 144 कैरेक्टर होने चाहिए, तो उसमें उर्दू ऐसी फिट आती है कि लोग अपनी बातें बहुत आसानी से कह सकते हैं। जी, और वो कह रहे हैं। जी। जब हम देखते हैं कि हिंदी में जब तर्ज तहरीर की बात है, गुफ्तगू की बात नहीं है, तो हिंदी में लोग अपनी तहरीरों को खूबसूरत बनाने के लिए जी हाँ। उर्दू अल्फाज का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और बकसरत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। हाँ, बोलने के लफ्ज़ पे उस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो बिल्कुल गलत इस्तेमाल होती हैं और उर्दू वालों को बहुत खटकते हैं। जैसे उसमें है एक खिलाफत, ठीक है, कि खिलाफत की। अब खिलाफत का मतलब उर्दू में बिल्कुल दूसरा होता है, जो मुखालफत कहना चाहिए जी। या उसकी तो वो जो है कहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, दूसरा एक लफ्ज़ आया था हिंदी, हाँ, अल्फाजों कहते हैं, और एक लफ्ज़ है खुलासा, कि खुलासा किया, जैसे लगता है कुछ इंकशाफ किया या कुछ तशरीह की को उन्होंने खुलासे के तौर पे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो अजीब तरह से इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन मैं अपनी बात को सिर्फ़ एक जोश मलिहाबादी की एक बड़ी नज़्म है, तवील नज़्म है, तो उससे ख़त्म करूँगा। और वो ये बात बताती है कि उर्दू जो है वो है कहाँ से आई है, कैसे पैदा हुई है। तो उन्होंने लिखा है कि नदी का मोड़ नग़मे शीरीं का ज़ेरो बम, जी। चादर शब नजूम की शबनम का रख्त नब, तितली का नाज रख्त गज़ाला का हुस्न खरम, मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तो कितने हसी अफ़क़ से हवैदा हुई है तो। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस मसले पर इस तरह से रोशनी डाली और मिसालों के ज़रिए हमें समझाया कि हिंदी सहाफ़त पर उर्दू ने ज़बान व बयान की सतह पर और उसलूब की सतह पर और तराकीब और मुहावरों की सतह पर किस तरह से अपना असर डाला है और हिंदी सहाफ़त का जो ज़बान है, जो उसलूब है, उसको सरवतमंद बनाया है। आपने कई बड़े हिंदी के अहम नामों का तज़किरा किया, मसलन केदारनाथ सिंह जी का आपने ज़िक्र किया, नामवर सिंह जी का एक ज़िक्र किया। तो मुझे इस सियाक में और इस वक्त मुझे एक सेशन की याद आती है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रेख्ता का एक प्रोग्राम था, उसमें एक सेशन की निज़ामत परवेज़ आलम साहब जो लंदन में रहते हैं, शायद BBC में ही हैं, वो कर रहे थे। और उसमें केदारनाथ सिंह जी भी मौजूद थे, अशोक वाजपेयी जी मौजूद थे, प्रोफेसर शमीम हनफी साहब मौजूद थे। उसका उन्वान था उर्दू हिंदी ग़ुरबतें और फासले। तो मॉडरेटर के सवाल पर ने पूछा कि शमीम साहब आप ये बताइए कि क्या फ़ासले हैं और क्या नज़दीक दूरियां हैं उर्दू और हिंदी में। तो शमीम साहब ने यही कहा था कि भाई नज़दीकियाँ ही नज़दीकियाँ हैं, उर्दू और हिंदी के बीच ग़ुरबतें हमें तारीख़ ने दी थी, जबकि फ़ासले सियासत ने पैदा किए हैं। तो बहरहाल आपने बहुत उम्दा तरीके से और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में मिसालों के ज़रिए हमें समझाया। अब मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए
जनाब प्रताप सोमवंशी जी की तरफ आता हूँ। और मैं आपसे सर हम ये जानना चाहते हैं कि 1822 में उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा शाये हुआ और उसके जस्ट 4 साल बाद 1826 में उदत मार्तंड शाये होता है। और जो जामे जहानुमा है, इसके जो जिन्होंने ये अखबार निकाला वो हरिहर दत्त थे और इसकी जो इदारत की वो लाल जी ने की, जो कि एक पंजाबी थे। तो यानी एक बंगाली हिंदू इस अखबार को निकालता है और एक पंजाबी इस अखबार की इदारत करता है। यहीं से ये बात वाज़ेह होती है कि उर्दू और हिंदी का जो रिश्ता है वो कितना जमहूरी नोयत का है। और हिंदुस्तान की जो मुश्तरका और गंगा जमनी तहज़ीब है वो शुरू से ही उसमें अदम में तो वो मौजूद है ही है, सहाफ़त में भी मौजूद है। तो हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 1822 में जामे जहानुमा शाये होता है, उसके बाद 1826 में हिंदी का अखबार उदत मार्तंड प्रकाशित होता है और उसके बाद फिर 1828 में गालिबन राजा राम मोहन राय अपना एक ब्रह्मा समाज कायम करते हैं, जहाँ से समाज सुधार की भी एक से शुरू होती है। और मैं ये नोटिस करता हूँ कि तहरीक आज़ादी की तुख्मरेज़ी भी लगभग इसी दौर में शुरू हो चुकी थी और वो सिलसिला फिर आगे बढ़ता गया। तो आप हमें ये बताएं तफसील से कि उर्दू और हिंदी सहाफ़त का जो ये कारवां तकरीबन एक ही समय में आगे बढ़ता है, तो इसमें कौन कौन से पड़ाव और कौन कौन सी मंजिलें ऐसी आती हैं जब हिंदी सहाफ़त ने उर्दू सहाफ़त को अपने लिए मसले राह बनाया है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आप संदर्भ दे रहे हैं वो पूरी तरह से उचित है और ये सवाल सिर्फ अखबारों के छपने का नहीं था, बल्कि जैसे आपने भी उस ओर इशारा किया कि जो सोशियो पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, सोशल रिफॉर्म, ये सब साथ साथ चल रहे थे। यानी कि ये जो बदलाव की चीज़ें चल रही थी, उस बदलाव की चीज़ों में इन अखबारों का भी कंट्रीब्यूशन था, इन अखबारों का बहुत बड़ा रोल था, हाथ था। हम उसकी बात करेंगे, उससे पहले मैं जिक्र करता चलूँ कि कल मैंने भी आप ही की तरह रिसर्च करते हुए मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं उनमें मैंने पूरा अपने अखबार का एक पेज डाला, जो आर्टिकल का पेज था। दूसरा मैंने एक न्यूज़ का पूरा पेज डाला कि और उसमें प्रॉम्प्ट दे के पूछा कि भाई आप बताइए अलग अलग एआई से कि इसमें कितने शब्द हिंदी के हैं और कितने शब्द उर्दू के हैं। तो किसी भी पेज में रेशियो जो था वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, 3 के जो ओरिजिनल जो शब्द थे उसमें तकरीबन बराबर के आसपास आए हिंदी उर्दू के। और जो अंग्रेजी के शब्द थे वो भी न्यूज़ वाले पेज में ज़्यादा आए और जो एडिट का जो पेज था उस पर कम आए। वो करीब जो आर्टिकल का पेज था उसमें 15% के आसपास था और 25% के आसपास न्यूज़ वाले पेज में थे। तो मुझे याद आया कि एक बार रामचरितमानस का जिन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था प्रोफेसर ज़मीर हसन, उनका झगड़ा हो गया। एक महान हिंदूवादी व्यक्ति उनसे कहने लगे कि तुमने म्लेच्छ भाषा में ये मेरे धर्म ग्रंथ का अपमान ये क्या अनुवाद कर दिया। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने पूरा जोड़ के रखा था, उन्होंने कहा बाल कांड में, रामचरितमानस के बाल कांड में 138 खालिस अरबी और उर्दू के शब्द हैं। और यहाँ तक कि तुलसी जो है राम को बंदा परवर गरीब नवाजू भी लिखते हैं। तो यानी ये अखबार में तो है ही है, जो साहित्य है हमारा और जो मास का साहित्य है, एक जो साहित्य है जो हिंदी का साहित्य जो तत्सम शब्दावली से बनी हुई हिंदी से लिखा गया, यानी थोड़े जटिल शब्द थे
पूरी एक धारा थी 60s में, 50s में, 70s तक आया कि जो हमारे यहाँ छायावाद का एक काल है जिसमें कठिन कठिन हिंदी के शब्द चुन चुन के संस्कृत हिंदी शब्द लिखे गए। लेकिन जब वो शब्द आए, वो जब साहित्य आया और वो भाषा आई, तो लोगों को लगा कि ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। उसको एक पेज की व्याख्या लिखने में, हमने कोर्स में पढ़ा हुआ है, तो जब हम उसको उस पेज की व्याख्या लिखनी होती थी तो हम उसको 2 पेज तो हमें लिखने पड़ते थे उसके अर्थ, और तब जाके हम उस बात को कह पाते थे। तब उसके बाद जो लोग थे उन सबको लगा कि भाई भाषा को अगर कहते हैं कि प्रवाहमान बनाना है, नदी की तरह बनाना है, नदी के जल की तरह बनाना है, तो उसमें ये जो कठिन शब्द हैं इसे हटाने पड़ेंगे। और कठिन शब्द हटाने का एक ही जरिया है कि वो शब्द जो जैसे लोग बोलते हैं, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, बहुत छोटी सी कविता, बड़ी सी है, उसकी एक छोटा सा हिस्सा ज़्यादा चर्चित है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद तू हमसे बड़ा फिर दिख। तो ये उन्होंने ये लिखा ही नहीं बल्कि पूरी एक धारा चली, और फिर बाद में जितने अखबार आए और जितना साहित्य आया, आज यही हाल जो अखबारों में है। आप हिंदी साहित्य की किसी भी पुस्तक को उठा के देखें, दाएं राजकमल प्रकाशन है, बाएं वाणी प्रकाशन है, हिंदी के 2 बड़े पब्लिशर हैं। आप अगर यहाँ उठा के देखें तो आपको ये लगेगा कि अधिकतर किताबें नई किताबें, और अब तो एक नई वाली हिंदी आ गई है हमारे एक डिबेट में कि नई वाली हिंदी जो है उसमें अंग्रेजी के शब्द तो हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द उर्दू के और हिंदी के मिले जुले। कुल मिला के हिंदी उर्दू से ज़्यादा वो जो हिंदुस्तानी भाषा बनती है, वो हिंदुस्तानी भाषा बिना उर्दू को मिलाए हुए नहीं बनती। अब बात उन तारीख़ों की करते हैं जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि 1822 में वो उर्दू का अखबार निकलता है, 1826 में हिंदी का निकलता है, 1845 में 1857 के ठीक पहले बनारस से एक अखबार निकालते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उसका नाम होता है बनारस, अखबार का नाम होता है बनारस। और उस अखबार की जो टैग लाइन होती है वो आज का हमारा ये टॉपिक भी बताती है, और वो हमारे जो पुरखे थे उनकी नीयत बताती है और उनका विज़न भी बताती है। उसमें उन्होंने लिखा था उर्दू प्रधान हिंदी अखबार, उन्होंने उसकी टैग लाइन लिखी थी कि उर्दू प्रधान हिंदी अखबार। तो वो इसलिए लिखा था कि जो भाषा थी, जो उस वक्त कारोबार की भाषा, काम की भाषा, अदालतों की भाषा तो बहुत सा बात तक उर्दू में रही, तो भाषा सब जब उर्दू थी तो आप उसको हटा के हिंदी को आप नहीं रख सकते, और किसी दुराग्रह आप रख के कि भाषा को आप अलग अलग खांचे में बांट के देखेंगे तो आप देखा करिए, आप कोई अखबार निकालेंगे तो अखबार किसी लायक नहीं निकलेगा, आप कोई मैगज़ीन छापेंगे तो मैगज़ीन किसी लायक नहीं निकलेगी, और आप जब कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी बात को जो आप संप्रेषित ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बात कहने का मतलब नहीं। आप देखिए कि इसी को महत्व देते हुए प्रेमचंद तो मूलतः उर्दू के लेखक थे। 1930 में उन्होंने हंस इसी चेतना से निकाला कि हंस जो है वो जो हिंदी लिटरेचर है उसको हिंदुस्तानी लिटरेचर को आगे बढ़ाएगी, और हिंदुस्तानी लिटरेचर को बढ़ाएगी तो वो हंस का जो प्रकाशन है वो उसी उद्देश्य से उन्होंने किया। और ये सारी कोशिशें 1857 के संग्राम में इन सब ने इस पे एक अलग से हम डिस्कशन कर सकते हैं कि इन अखबारों का क्या रोल था, सरस्वती पत्रिका का क्या रोल था। ये सारी वही पत्रिकाएं हैं जो मिली जुली भाषाओं के आधार पे चली। इन्होंने हमें आज़ादी दी
फिर बाद के अखबारों ने आज़ाद देश बनाया, फिर आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एक लोकतांत्रिक देश बनाएं। और तो ये पूरे जो सृजन का काम है, जो रचनात्मक काम है, उस रचनात्मक काम में इन दोनों भाषाओं की मिलीजुली भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने रोशनी डाली और अपनी इस गुफ्तगू में आपने प्रेमचंद का जो कंटेक्स्ट है वो भी उसका भी जिक्र किया। और ये हकीकत है कि दोनों ज़बानों पर जब बात होती है तो प्रेमचंद उसमें इसलिए आते हैं क्योंकि दोनों ज़बानों में जो ज़ू-लिसानी अदीब जो गुज़रे हैं उनमें शायद प्रेमचंद को सबसे ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई है। और प्रेमचंद ने अपने अदब के ज़रिए तो जो खिदमत अंजाम दी, लेकिन उन्होंने अपनी सहाफ़त के ज़रिए भी दोनों ज़बानों के जो रिश्ते हैं उनकी वजाहत बहुत तफसील से की और दोनों ज़बानों को एक दूसरे के से करीब लाने की उन्होंने अपनी तहरीरों में, अपनी सहाफ़ती तहरीरों में कोशिश की अपने रसाइल के ज़रिए। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया सर। अब हम प्रोफेसर रहमतुल्लाह साहब जो जामिया मिल्लिया से तशरीफ़ लाए हैं उनकी तरफ आते हैं और हम सर आपसे ये पूछना चाहते हैं क्योंकि आज़ादी तक का तो जो हवाला था आपने दिया कि सहाफ़त ने, दोनों ज़बानों की सहाफ़त ने किस तरह से हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के कारवां को आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद का जो दोनों ज़बानों का सहाफ़ती मंजरनामा है वो क्या है और वो किन खतूत पर चल रहा था, और अब 21वीं सदी में जो सहाफ़ती सूरत हाल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, तो आज़ादी के बाद के सहाफ़ती मंजरनामे पर और 21वीं सदी का जो हमारा हालिया मंजरनामा है सहाफ़त का दोनों ज़बानों का, इस पर रोशनी डालें। और हिंदी सहाफ़त उर्दू ज़बान से, उर्दू सहाफ़त से किन किन पहलुओं से असर कबूल कर रही है, इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद आलम साहब। पॉपुलर मेरेठी साहब तशरीफ़ फरमा है, उनका खैर मकदम है यहाँ पर और दुनिया उन्हें जानती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और प्रताप सोमवंशी जी के बाद बहुत कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। अब्दुल बारी साहब ने कहा कि जैसे कुछ हिंदी में हम लोग जाने अनजाने में गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्फाज की जगह अल्फाजों करते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे पहले ज़माने में बड़ी मिली जुली सरकार बनती थी तो उस ज़माने में इलेक्शन के बाद हमेशा ये हम लोग कहते थे कि कवायद शुरू हो गई है, सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। कवायद माने ग्रामर है, व्याकरण है, तो कसरत शुरू हो गई है, एक्सरसाइज उसके लिए शुरू हो गई है। तो इस तरह की गलतियाँ हम लोग करते थे, हमारे हिंदी और उर्दू वाले किया करते थे। इत्तेफाक से मुझे हिंदी और उर्दू दोनों में काम करने का मौका मिला है। मैं हिंदी अखबार में था, उर्दू अखबार में था, हिंदी न्यूज़ चैनल में रहा और उर्दू न्यूज़ चैनल में भी रहा। स्टाइल शीट वगैरह हम लोग अखबार में, जैसा कि कहा सोमवंशी जी ने कि न्यूज़ में उर्दू अल्फाज ज़्यादा दिखने को मिलते हैं और जो एडिट पेज है या जो मज़ामीन के पेज हैं उसमें थोड़ी सी हिंदी जो है, क्लिष्ट हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जबकि टेलीविज़न में या इसमें रेडियो में अगर हम कहते हैं तो उसमें बिल्कुल हिंदुस्तानी ज़बान होती है, उसमें बल्कि उर्दू का 50% से भी ज़्यादा जो है ना मिलता है। उसकी सिंपल सी वजह है कि टेलीविज़न को कोई भी आम आदमी जो निरक्षर है, जो इलिटरेट है, वो भी देखता और सुनता है, तो इसलिए वहाँ बिल्कुल वो ज़बान हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हर आदमी आसानी से समझ और बूझ सके। तो इसलिए हम लोग जब टेलीविज़न में थे, जहाँ जिस टेलीविज़न में भी रहे, चाहे सहारा में रहे या दूरदर्शन न्यूज़ में रहे या ETV हैदराबाद में थे, हर जगह हम लोगों को एक स्टाइल शीट तय करनी पड़ती थी कि हम लोग ये वर्ड यूज़ करेंगे और ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, वज़ीर आज़म द्वारा, ऐसा हम लोग नहीं लिखते थे। द्वारा वगैरह ये सब वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते हैं कि फ़लाँ चीज़ का शिलान्यास उनके हाथों हुआ या उन्होंने शिलान्यास किया या उन्होंने, इस तरह के अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते थे। बहुत दिनों से मैं चूँकि एकेडमिक में आ गया हूँ और फैकल्टी बन गया हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा लंबा बोलने और लंबा लेक्चर देने की आदत होती है और हमारे ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं वो लगभग 15-20 मिनट के होते हैं। और इससे पहले कि जावेद आलम साहब मुझे कहें कि वाइंड अप करें, तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने उसको मैं जल्दी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये मौजूद सिर्फ ज़बान का नहीं बल्कि तारीख़, तहज़ीब और तमद्दुन का है। मैं सिर्फ टॉपिक पर आता हूँ और ज़रा सा जल्दी मैं सरसरी बोलने की कोशिश करूँगा।
हिंदी और उर्दू दोनों ज़बान एक ही तहज़ीब ज़मीन से पैदा हुई हैं, जिसे हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं। एक और चीज़ है कि हम लोग जैसे हिंदी उर्दू कहते हैं, जबकि दोनों एक ही खड़ी बोली से निकली हुई ज़बान है। हमारी जो सनातनी फ़िलॉसफ़ी है, बड़ा ही अजीब लगता है कि उर्दू को लेकर के इतना कभी कभी कैसे जो है कुछ पेटी पॉलिटिक्स में किस एक्सट्रीम तक हम चले जाते हैं। जो सनातन की फ़िलॉसफ़ी है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ विश्व हमारा कुटुंब है, जहाँ विश्व हमारा ख़ानदान है, वहाँ ये भाषा दूसरे की कैसे हो जाती है। वो भी तब जब उर्दू भारत की ज़बान रही है, उर्दू भारत में पैदा हुई। सऊदी अरब की ज़बान उर्दू नहीं है, गल्फ़ कंट्री की ज़बान उर्दू नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जिनको इससे परेशानी होती है। वरना सही है, जैसा कि सोमवंशी जी ने कहा कि मोर देन 50% जो है ना उर्दू अल्फाज होते हैं। चूँकि वो उर्दू नहीं होते, वो हिंदुस्तानी ज़बान होती है, हिंदुस्तान के अल्फाज होते हैं वो। तो उर्दू और हिंदी का अक्सर अलग अलग समझा जाता है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वो उन्हें सिर्फ इसको एक जड़, एक मूल, एक आधार मानते हैं जो एक खड़ी बोली से निकली है। अगर मैं इसको ब्रीफ में देख लूँ तो 10वीं और 12वीं शताब्दी में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये भाषा आगे बढ़ी, और उसी अपभ्रंश से बाद में खड़ी बोली निकली, और वही खड़ी बोली जो है हिंदी और उर्दू की आधार भाषा बनी। तो ये उसकी बुनियाद है। तो यानी जड़ एक है, रास्ते दो हो गए। जैसा कि अब्दुल बारी साहब ने कहा कि अलग अलग लिपि है, एक हम दाहिने से लिखते हैं, दूसरे बाएं से लिखते हैं। और एक्चुअली सॉरी, मिर्ज़ा अब्दुल बाकी साहब मिर्ज़ा अब्दुल बाकी साहब अब्दुल बारी साहब एक्चुअली हमारे फास्ट फ्रेंड है, तो इसलिए ऑल ऑफ ए सडन अनायास जो है ना उनका नाम निकल सकता है। सॉरी अब्दुल बाकी साहब। अच्छा, लेकिन ये उर्दू और हिंदी का मामला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल बाकी साहब ने शुक्रिया तस्हीह करने के लिए। तो दिल्ली सल्तनत जब 13वीं सदी में फ़ारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं के संपर्क में हम आए, सैनिक छावनियाँ, बाज़ारों और नगरों की एक मिश्रित ज़बान जो है डेवलप हुई। इसे कहा गया हिंदी, हिंदवी, दक्कनी और रेख्ता। रेख्ता से हम सब वाकिफ़ हैं, हर साल बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं और काफ़ी अच्छा हिंदी उर्दू पर उनका बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। तो रेख्ता से हम वाकिफ़ हैं, ये सभी वहीं से उन्होंने लिया है। साहित्यिक विकास जो हुआ, अमीर खुसरो ने लोक भाषा को साहित्य का स्थान दिया। मुग़ल काल में उर्दू शायरी का विकास हुआ, जब वली दक्कनी, मीर सौदा, मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर पैदा हुए। फ़ारसी अरबी शब्दों को अपनाया गया। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि लिपि अलग है लेकिन ज़बान और तासीर एक है। शब्दावली पर उर्दू के असरात क्या आए, तो जैसा कि हमने कहा कि हम लोग स्टाइल शीट तैयार करते थे, तो आज अगर हम किसी भी हिंदी अखबार या न्यूज़ चैनल को देखें तो उर्दू के अल्फाज बखूबी नज़र आते हैं। जैसे खबर, बयान, सवाल, हुकूमत, रियासत, सियासत, मामला, हालात, मुलाकात, इत्तला, रिपोर्ट, तफसीर, तहरीर, इस तरह के जो अल्फाज हैं हम हिंदी अखबार में देखते हैं और उसे पढ़ते हैं। और टीवी चैनल में हमें ख़ास करके इस तरह के अल्फाज देखने को, सुनने को मिलते हैं। लेखन शैली और अंदाज में जो है वो भी डिफरेंट है कि प्रभावी इंट्रो लिखने के लिए हमें उर्दू अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। सवालिया और चुनौतीपूर्ण लहजा है उर्दू अल्फाज अगर हम उसमें इस्तेमाल करते हैं तो, और जज्बात से जुड़ी रिपोर्टिंग और सहाफ़त है। यही वजह है कि आज हिंदी के संपादकीय और कॉलम दिल से निकलकर दिल तक पहुंचते हैं। हेडलाइन और फीचर लेखन में उर्दू अखबारों की हेडलाइन जो है छोटी, तीखी और चुभने वाली, पेनिट्रेट करने वाली होती है। इसलिए उर्दू के अल्फाज हम हिंदी के मीडिया वाले इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुकूमत बेनकाब, बहुत ही 2 वर्ड में हमने बहुत ही गहरी बात, बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही कई जो लाइन में लिखी जा सकती है उसको हमने कह दी। अवाम परेशान, मुश्किल में मासूम, ये इस तरह के 1-2 वर्ड से ही हम बड़ी बात कह जाते हैं। आज हिंदी मीडिया में भी यही रवायत दिखाई देती है।
फीचर कॉलम व्यंग लेखन में उर्दू की शरारत, तलखी और गहराई हिंदी सहाफ़त को ज़्यादा प्रभावी बनाती है। ये ज़बान न तो सिर्फ हिंदी है, न सिर्फ उर्दू, ये आवाम की ज़बान है जिसे जाने अनजाने में लोग उर्दू या हिंदी कह जाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी और उर्दू सहाफ़त एक दूसरे की मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक है, यानी तकमील है। आज भी सबसे कामयाब सहाफ़त वही है जो आवाम की ज़बान में आवाम से बात करती है। मोहतरमा लता हयात के शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी हूँ तो उर्दू का आने वाला है। NCPL के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब का कि जिन्होंने आज की ये खूबसूरत महफिल सजाई, और उनके सभी जो उनके रफ़्का हैं उनका, और सामीन का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने मौजू पर बहुत तफसील से और बहुत ही इत्मीनान बख्श तरीके से रोशनी डाली। अब चूँकि हमारा वक्त भी यहाँ ख़त्म होता है तो हमारी ये मजबूरी है कि हम सिलसिला कलाम, सिलसिला गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतने अहम मौजू पर इतने कम वक्त में काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की गई, और ये मौजू और ज़्यादा तफसील का मुतकाज़ी है जिस पर किसी और वक्त किसी और मौके से हम आप लोगों से बात करेंगे। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का, तीनों पैनलिस्ट का दिल की गहराइयों से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और हम अपने तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी मौजूदगी से आज के इस सेशन को ज़ीनत बख्शी। इसलिए हम आप सब कभी ममनून हैं, और इस सेशन का इख्तिताम हम बस यहीं करते हैं। सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।